चलिए दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री आखिर का केमिस्ट्री है क्या, यह जानेंगे। केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए केमिस्ट्री हवा, पानी, मानव शरीर, जीव जंतु का शरीर, खाने का सोडा, धोने का सोडा, नमक, धरती आदि सभी केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। ये सभी केमिस्ट्री का ही देन है। हवा जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है, ये क्या है, ये भी केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। पानी जिसका हम उपयोग क्या करते हैं, पीने में करते हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण से बनता है वो पानी, वो भी रसायन शास्त्र के ही अंतर्गत आता है, वो भी रसायन शास्त्र का ही देन है। मानव शरीर जो हमारा शरीर है वो भी क्या है, रसायन शास्त्र के अंतर्गत आता है। जीव जंतु का शरीर, हमारे जैसे जैसे जीव जंतु का भी शरीर होता है वो भी किसके अंतर्गत आता है, रसायन शास्त्र के ही अंतर्गत आता है। अब खाने का सोडा जिसका उपयोग हम खाना बनाने में करते, खाने में मिक्स करके करते हैं यूज, उसको हम क्या, उसका उपयोग वो भी कहाँ से आता है, रसायन शास्त्र के अंतर्गत ही आता है। धोने का सोडा जिसका उपयोग हम कपड़ा वॉश करने में करते हैं, कपड़ा को धोने में करते हैं, वो भी क्या है, रसायन शास्त्र के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद आता है नमक जिसका उपयोग हम खाने को स्वादिष्ट बनाने में करते हैं, वो भी क्या है, एक रसायन शास्त्र का ही अंतर्गत आता है। धरती जो हमारा धरती जो बना हुआ है भी किसका देन है, रसायन शास्त्र का ही देन है। आदि सभी केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। केमिस्ट्री की शुरुआती नाम केमिस्ट्री नहीं था, अल्केमी था। अल्केमी क्या नाम था, अल्केमी। केमिस्ट्री का जो शुरुआती नाम था क्या था, एल्केमी था। एल्केमी से ही मिलकर क्या बना हुआ, केमिस्ट्री बना हुआ। केमिस्ट्री हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे जितने भी वैज्ञानिक हुए 300 साल का दिन है। हमारे वैज्ञानिक का 300 साल का जो क्या बोले उसको मेहनत का फल है, जो केमिस्ट्री हमारा आज एक न्यू चैप्टर के रूप में उभर के बना है, जिसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने का कोई प्रयास आज करेंगे। इंडियन दार्शनिक के अनुसार, हमारे भारतीय कुछ दार्शनिक से जिन्होंने बताया कि पूरा ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। पूरा हमारा ब्रह्मांड जो है 5 तत्व से मिलकर बना है और वह फिर उसी 5 तत्व में विलीन हो जाता है। जो भी वस्तु धरती पर है, ब्रह्मांड में है, फिर उसी 5 तत्व में विलीन हो जाता है। वो 5 तत्व कौन कौन है उसके नाम जान लेते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ये 5 तत्व से ही मिलकर क्या है, जितना ब्रह्मांड में वस्तु है, जो भी जीव जंतु है, जो भी चीज है, क्या इसी 5 से मिलकर बना है और इसी पांचों में फिर वह विलीन हो जाता है। जैसे अब कौन कौन से मतलब कुछ उदाहरण का जान लेते हैं। जैसे मानव शरीर, जो हमारा जो शरीर है वो इसी 5 तत्व से मिलकर बना है और फिर इस 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है। जैसे पृथ्वी की संरचना भी क्या है, इसी 5 के तत्व के अंतर्गत आता है। उसके वायुमंडल की संरचना इत्यादि बहुत सारे वस्तुएं जो भी दिखाई देता है सभी इस 5 तत्व के ही अंतर्गत बने हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक, आगे देखिए, कुछ वैज्ञानिक के नाम जिन्होंने केमिस्ट्री को महत्वपूर्ण विषय बनाकर हमारे सामने पेश किया। कुछ ऐसे वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने केमिस्ट्री को एक महत्वपूर्ण विषय बनाकर हमारे सामने पेश किया, जिन्होंने केमिस्ट्री को सफलता दिलाई। जैसे वैज्ञानिक का नाम जान लेते हैं। जैसे एंटी लेवोजियर, बर्जीलियस, डाल्टन, मेंडली, बॉयल, जोसेफ ब्लैक, जोसेफ प्रिस्टले, डब्ल्यू.सी. इत्यादि और भी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने केमिस्ट्री को केमिस्ट्री को सफलता पर पहुंचाने में बहुत सारे मतलब मदद की है केमिस्ट्री को। अब हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे ये वैज्ञानिकों ने क्या क्या काम किया और इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं रसायन शास्त्र के कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने रसायन शास्त्र के सफल बनाने का प्रयास किया। जैसे एंटी लेवोजियर जो थे मॉडर्न केमिस्ट्री यानी आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। एंटी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। 1754 में, कब, 1754 में जोसेफ ब्लैक नाम के वैज्ञानिक ने CO2 का खोज किया। जो जे ब्लैक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1754 में किसका खोज किया, कार्बन डाइऑक्साइड का खोज किया। 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन H2 की खोज की। 1766 में जो हेनरी कैवेंडिश थे उन्होंने हाइड्रोजन का खोज किया। उसके बाद उनकी संरचना के बारे में भी बताया। हाइड्रोजन का एक उपधातु है। 1773 में डब्ल्यू.सी. कौन वैज्ञानिक थे, 1773 में जो थे डब्ल्यू.सी. ने ऑक्सीजन की खोज की। लेकिन इनका श्रेय जो होता है, खोज तो की डब्ल्यू.सी. ने, लेकिन उसका जो श्रेय जाता है जोसेफ प्रिस्टले को जाता है। क्योंकि डब्ल्यू.सी. ने खोज तो कर दिया लेकिन उसके संरचना के बारे में कुछ खास तौर से नहीं बता पाया, जो जोसेफ प्रिस्टले ने बताया। और उन्हीं से उनका जो श्रेय दिया जाता है जोसेफ प्रिस्टले को। खोज किसने किया, अपने जो डब्ल्यू.सी. ने किए थे। 1803 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का नियम दिया। 1803 में
डाल्टन ने क्या किया, परमाणु सिद्धांत का नियम का प्रतिपादन किया। उसके बाद 1869 में मेंडलीव ने आवर्त सारणी के बारे में बताया। 1869 में मेंडलीव ने क्या किया, आवर्त सारणी के बारे में बताया, जिसे मेंडलीव का आवर्त सारणी भी कहते हैं। यहीं से हम कहे तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में एक आधुनिक क्रांति शुरू हो गई। यहीं से बहुत से वैज्ञानिक ने केमिस्ट्री के बारे में अधिक जानना शुरू किया और उसके बारे में प्रॉपर्टीज के बताने में, धातु के कुछ तत्व को लेकर धातु बताने का प्रयास करने लगे। और यहीं से क्या हुआ, केमिस्ट्री के क्षेत्र में आधुनिक क्रांति शुरू हो गई। अब हम जानते हैं रसायन शास्त्र के उन विषयों के बारे में जिन्हें हम, चैप्टरों के बारे में जिन्हें हमें पढ़ना है, जैसे रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया को हमें पढ़ना है। तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में हम जान लेते हैं क्या क्या चीज आता है। हम पहले पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। उसके बाद जानेंगे शरीर में भोजन के पचना, ये सब कौन सी अभिक्रिया है। उसके बाद मोमबत्ती की बनावट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे और रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया में इससे हमें क्या, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया से हमें क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान है, इससे हमें किस किस सूचनाएं मिलती हैं, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आता है अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल क्या है, भस्म क्या है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, भस्म का स्वाद कैसा होता है, लवण क्या है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। इसमें हम पीएच मान के बारे में पढ़ें, पीएच तत्व पीएच मान क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद और खाने के सोडा, धोने का सोडा, उसके बाद साधारण नमक, उसके बाद काला नमक, ये सब क्या है, इसी के बारे में भी हम अम्ल, भस्म, लवण में जानेंगे। उसके बाद आता है धातु और उपधातु। धातु और उपधातु में हम जानेंगे धातु क्या है, कौन से तत्व धातु होता है, कौन से तत्व अधातु होता है, धातु क्या है, तत्वों किस तत्व वर्ग आधुनिक सारणी के किस तत्व के बगल को हम किसे क्या धातु कहते हैं, किसे हम अधातु कहते हैं। उसके बाद धातु अधातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में हम यही जानेंगे कि कार्बन से जो चीज़ में हम दैनिक जीवन में जो भी वस्तु यूज करते हैं वो सब कार्बनिक रसायन के ही बने होते हैं। ये सब के बारे में जानेंगे। साबुन और अपमार्जक यानी सर्फ, साबुन सर्फ कैसे बनाया जाता है। उसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, आवर्त सारणी के बारे में हम इस चैप्टर में आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा 118 तत्व है उस बारे में नॉलेज ग्रहण करेंगे और उसमें कौन धातु है कौन अधातु इसके भी हम ग्रहण करेंगे। कौन से तत्व किस स्थान पर है, क्या किसे आवर्त कहते हैं, किसे वर्ग कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन हम जानेंगे कि क्या हमें बांध है, सबसे क्या लाभ होता है। उसके बाद क्या कौन संसाधन प्राकृतिक है, कौन मानव निर्मित है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद है पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। उसके बाद जानेंगे बोस, आइंस्टाइन, ये सब क्या है पदार्थ में ही हम जानेंगे। उसके बाद आता है लास्ट परमाणु एवं अणु। परमाणु क्या है, अणु क्या है, परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट मतलब क्या है, इसे विषय है जिसके मतलब जो चैप्टर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन हम जिसको नाम लिख दिए ये उतार लीजिए और इसके बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपको मैं पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, इससे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जानते हैं, पहले तो जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया आखिर हम कहते किसे हैं। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, यानी कोई एक पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर क्या करता है, अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले, जो मतलब पिछले वाला गुण था और जो नए वाला गुण है दोनों बिल्कुल अलग होना चाहिए। जो नए पदार्थ बनते हैं, जो निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम आपको सिंपल समझाते हैं, जैसे कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, या तो पदार्थ अकेले बने या किसी के साथ मिलकर बने, अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसके फलस्वरूप बने नए पदार्थ, जो नया पदार्थ बनता है, मतलब एक या एक से अधिक नए पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, कार्बन जो है ऑक्सीजन के दो अणु के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर। अब देखिए, हमको इसका जो परिभाषा है हम कैसे याद रख सकते हैं। क्या कहा है, जब कोई पदार्थ
अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, एक या एक से अधिक पदार्थ के साथ मिलकर क्या करता है, अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। वह क्या करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और भी बोला है उसका गुण पहले वाले गुण से अलग होना चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन का गुण यहाँ अलग है। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, एक मतलब क्या, ये भी एक गैस है, लेकिन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये भी क्या गैस बनाया, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन इसका जो रासायनिक गुण है भौतिक अलग होता है और इसका अलग होता है। उसी तरह H2+O2, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, क्या किया, मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया, जल यानी द्रव बना दिया। मतलब क्या, गैस मिलकर क्या बना दिया, द्रव बना दिया। तो क्या होता है द्रव, जिसका जो हम H2O जानते हैं, जिसको हम जल कहते हैं, इसका हम क्या करते हैं, पानी पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं। तो मतलब क्या है, इसका गुण अलग होगा, इसका भी गुण अलग होगा। इसलिए क्या क्या है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का जो निर्माण करता है वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे H2+Cl2 क्या बनाता है, 2HCl। हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में एक होता है अभिकारक, एक होता है प्रतिफल। एक क्या होता है, अभिकारक और प्रतिफल। पहले परिभाषा इसका जान लेते हैं। अभिकारक आखिर है क्या, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या लेता है, भाग लेता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक को अभिक्रिया में हम बाईं ओर रखते हैं, मतलब जो लिखते हैं उसको अभिकारक को अभिक्रिया में बाईं ओर लिखते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, जैसे क्या हुआ, भाग कौन लिया, C+O2 ही ना भाग ले रहा है। इस अभिकारक में C+O2 क्या किया, भाग लिया। इस अभिक्रिया में C+O2 क्या किया, भाग लिया। तो हमारा अभिकारक कौन होगा, यही ना होगा अभिकारक। मतलब क्या हुआ, C+O2 हमारा क्या हो रहा है, यहाँ अभिकारक हो रहा है। और एक और कहा है, अभिकारक को हम बाईं ओर लिखते हैं। हमेशा जो अभिकारक होता है बाईं ओर ही होता है। C+O2 में क्या है, बाईं ओर है। तो अभिकारक की परिभाषा याद कर लीजिएगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और क्या करता है, नया पदार्थ का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। उसके बाद प्रतिफल, क्या आता है, प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ जो होते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे प्रतिफल कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ H2+Cl2, ये क्या है हमारा, बाईं ओर है तो अभिकारक हो जाएगा, अभिकारक। और क्या किया, अभिकारक अभिक्रिया का क्या बनाया, प्रतिफल बनाया। प्रतिफल ही ना बनाया, क्योंकि इसको हम दाईं ओर लिखते हैं और जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। सिंपल है, तो इसको याद कर लीजिएगा और आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। जैसे एक में गैस की उत्पत्ति होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होते हैं, गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे Zn+HCl, मतलब क्या है, जस्ता को हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो क्या बोला हमको, इसकी विशेषता पहले क्या है, गैस की उत्पत्ति होती है। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती है जिसमें क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे जस्ता को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जस्ता को हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, हमें जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या होता है, गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यही है क्या है, विशेषता नंबर 1 क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद 2 नंबर, अपक्षेप का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें क्या अपक्षेप बनते हैं। अपक्षेप क्या है, ठोस पदार्थ है। अपक्षेप क्या है, ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, अपक्षेप क्या है, ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक हो जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से क्या होता है, पृथक हो जाता है। उसका 3 नंबर में है रंग परिवर्तन। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिसमें रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे देख लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में, जैसे क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट में थोड़ा थोड़ा करके, पोटेशियम परमैंगनेट में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। जब उसमें हम धीरे धीरे करके नींबू का रस डालेंगे तो क्या हुआ, इसका जो बैंगनी रंग होता है वो गायब होने लगता है। उसके बाद कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिसमें ताप में परिवर्तन होता है। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसके ताप में परिवर्तन होता है। जैसे देख लेते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया, जैसे
ऊष्माक्षेपी। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो कुछ ऊष्माशोषी होती है। ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी कहने का तात्पर्य यहाँ है कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्माशोषी कहने का अर्थ ये हुआ है कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है। तो ही हो गया, ताप में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद आता है लास्ट अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है, तो जान लेते हैं कैसे होता है। जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, उसका जो मोमबत्ती होता है उसका कुछ भाग ऊपर की ओर, मतलब क्या होता है, कुछ जो वाष्प बन के उड़ जाता है, जो कुछ मोम होता है वाष्प बन के उड़ जाता है, और कुछ क्या होता है, कुछ भाग उसका मोम जो होता है नीचे गिर जाता है, कुछ भाग उसका क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। या क्या हुआ, उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों, तो आज के क्लास में यही खत्म करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे अगले पार्ट में। अब हमारा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अपने सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा वीडियो जब आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप पहले देखें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि हमारा वीडियो अधिक दूर तक पहुंच सके और आपके दोस्त सभी नॉलेज ग्रहण कर सके। इस वीडियो देखने